हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम फ्रिक्शन में इस लेक्चर के अंदर फ्रिक्शन के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और अभी तक हमने फ्रिक्शन में क्या पढ़ रखा है, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्या होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। उसके अलावा जब डबल ब्लॉक एक दूसरे पर रहते हैं, एक के ब्लॉक के ऊपर एक, और उनके दोनों के बीच का सरफेस अगर रफ होता है तो उसमें रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स वो क्या होता है, या तीन ब्लॉक अगर होते हैं तब क्या होता है, उस तरह का हमने देखा। फिर उसमें पुली वाले देखा, फिर इंक्लाइन प्लेन के लिए देखा। फिर हमने आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पुली वर्सेस पुली और स्ट्रिंग के बीच में अगर स्मूथ अगर नहीं हो, उसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि जिसका होता था T2 इक्वल टू T1 ई रेज टू द पावर थीटा इंटू म्यू। थीटा क्या था कि कितने कांटेक्ट उसका जो रोप है उसका क्या कांटेक्ट उसके साथ है। तो ये सब चीज़ें हमने उसके अंदर आपको देखा था। यस, वर्किंग। तो आज आ जाइए, फिर हम कुछ क्वेश्चन आज लेंगे, कुछ एडवांस लेवल का कह लीजिए, क्योंकि बेसिक बेसिक था। पिछले वाले वीडियो में भी ऐसा ही कुछ हमने देखा था। आज उसी का और एक्सटेंशन करेंगे। और आज के लेक्चर में आज वो 4-5-6 क्वेश्चन ऐसा फिर लेंगे, और फिर उसके बाद आज SC वर्मा के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरा मतलब एक्सरसाइज जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो सारे करेंगे। तो इसको देखते रहिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। इस लेक्चर के बाद आपका कॉन्सेप्ट पहले से मतलब आपका चेंज हुआ रहेगा, अगर उसको केयरफुली अगर आप वॉच करते हैं, अगर पूरा सिंसियरली उसको देखते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो पहले से आप बदल चुके होंगे। ठीक है, आ जाइए, इस क्वेश्चन को पहले फटाफट देख लिया जाए। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कुछ पैसेज टाइप का। तो ये बेसिक क्वेश्चन तो है, बस इसका जो वर्डिंग है वो थोड़ा उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि मतलब कि हाँ ऐसा है तो ऐसा क्या होगा, कि मतलब मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन है और काफ़ी आसान है। तो कह रहा ब्लॉक ऑफ मास m इज द रेस्ट ओवर द रफ सरफेस ऑफ द फिक्स्ड वेज, ऐसा बोल रखा है। और उसमें पूछ रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। थीटा का वैल्यू 37 डिग्री है एक, तब क्या होगा, और थीटा का वैल्यू 53 डिग्री है तब क्या होगा। तो मैं इसको फटाफट यहाँ से ऐसा कुछ बना लूँ। सेलेक्ट नहीं किया क्या कुछ। एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं, या बल्कि दो इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। फिगर हमारे पास है, एक ऐसा और एक ऐसा। थोड़ा सा इनको ज़्यादा कर देता हूँ। तो ये है बच्चों, एक में 37 डिग्री है और एक में 53 डिग्री है। और जैसा आपको पता ही होगा कि साइन 37 एंड कॉस 37 क्या होता है। साइन 37 इज आवर 3/5 एंड कॉस 37 इज 4/5। एंड सेम थिंग साइन फॉर 53 डिग्री 90 माइनस हो जाता है, तो 4/5 हो जाएंगे, और यहाँ से कॉस 53 डिग्री इस 3/5 हो जाएंगे। ये चीज़ ऐसे होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट केस में यहाँ पर एक ब्लॉक है, उसका मास m है ऐसा। तो अगर अपने वेट के चलते नीचे की तरफ आएगा, mg साइन 37 ऐसा। mg तो डाउनवर्ड लगता है, और उसको हम दो कंपोनेंट में ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, mg cos 37 ऐसा। और यहाँ से ये नॉर्मल फोर्स होगा और फ्रिक्शन नीचे पीछे की तरफ होगा। तो अलग अलग पूछा हुआ है हमसे, इसमें क्या क्या पूछा है। तो पहले वाले में पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक केस। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, पहले वो निकाल लेते हैं। इसका अगर फ्रिक्शनल फोर्स से F1 कर लेंगे, सेम काम यहाँ पर भी हम करेंगे कि यहाँ से इसका भी मास m होगा, बस यहाँ पर एंगल कितना है बच्चों, 53 डिग्री है। ये चीज़ इसका ध्यान रखिएगा। तो mg mg साइन 53 डिग्री ऐसा। फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ, नॉर्मल फोर्स इसको F2 कह लेते हैं। नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2, नॉर्मल भी पूछा हुआ है। और ये आपका हो जाएगा mg cos 53 डिग्री ऐसा। तो N1 इक्वल टू हमारा, या फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होगा, और उसमें कुछ म्यू का वैल्यू गिवन है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है।
ठीक है, उसमें क्या बोला कि ब्लॉक ऑफ मास इज अ रेस्ट ओवर द, एक कीवर्ड है इसका बच्चों, रेस्ट ओवर द। म्यू का वैल्यू नहीं गिवन है, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का, अगर पीछे के लेक्चर्स में देखेंगे या नहीं जानते हैं तो अभी देख लीजिए कि जो रेस्ट इस पे कर रहा है ए ब्लॉक एम और उस पे एंगल थीटा है, तो यहाँ से इनडायरेक्टली हमें म्यू का वैल्यू दे रखा है। वो कैसे कि अगर जब रेस्ट कर रहा होगा तो इसका मास कुछ एम जी साइन थीटा के चलते इधर आ रहा होगा और फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आ रहा होगा, मतलब ये तो सरकना ऐसे चाह रहा होगा लेकिन फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या, उसको पकड़ के रखा होगा, यही ऐसा हो रहा होगा इस तरह का। ये विजिबल नहीं है क्या, ये एफ, हाँ अभी दिखा, इस एम जी साइन थीटा इस तरह का नीचे की तरफ आ रहा होगा और फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे, और यहाँ से नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता है और यहाँ से एम जी कॉस थीटा ऐसा होता है। तो जब ये रेस्ट में होगा तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम जी कॉस थीटा ऐसा। तो एम जी कैंसिल हुआ तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, टैन थीटा। यहाँ से देख लीजिए, जिनका क्लियर नहीं है तो ये यहाँ से समझ सकते हैं कि म्यू का जब भी अगर पार्ट कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट है तो उसका म्यू का वैल्यू कितना हो जाता है, इस टैन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू यहाँ से टैन थीटा हो गया। तो अगर हमसे फ्रिक्शनल फोर्स पूछा जाता है तो म्यू इस केस में म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, टैन 37, और टैन 37 कितना होगा, 37 का आपको ट्रायंगल पता है 3 4 5 का होता है, अगर 37 है तो साइन 30 मतलब टैन 37 इज योर 3/4, और ऐसे ही यहाँ पर म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम ड्यू टू द सेम रीजन इट विल हैव द ब्लॉक इज रेस्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन, सो म्यू विल हैव टैन 53, और टैन 53 कितना हो जाएगा, ठीक उसका 90 डिग्री पर ये 37 है तो ये 53 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। तो ये बातें याद रखिएगा इसके लिए। तो इसको μ1 कह लीजिए, इसको μ2 कह लीजिए। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, μ1 इंटू नॉर्मल फोर्स n, तो μ1 का इसका वैल्यू कितना है 3/4, और नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा mg cos 37, तो mg cos 37 का वैल्यू बताइए बच्चे, cos 37 इज योर 4/5, सो 4/5, तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा और यहाँ से इसका 3/5 mg ऐसा होगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर F2 निकालना होगा तो म्यू टाइम्स mg या μ2 mg cos 53 डिग्री, तो यहाँ से μ2 का वैल्यू कितना है 4/3 और mg इज mg, और cos 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इज cos 53 इज आवर दैट मच 3/5, तो 3/5, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों 4/5 mg। ठीक है, तो ये दोनों हमारा फ्रिक्शनल फोर्स F1 F2 आ गया। तो अभी तो इसका अगर आंसर अगर हमें बताना होगा इस क्वेश्चन का कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ब्लॉक इज, तो पहले वाले ब्लॉक का कितना था 3/5, इसका कितना 3/5 mg और दूसरे वाले का 4/5, तो इसमें हम कह सकते हैं ना कि इस वाले का फ्रिक्शनल फोर्स 3/5 एंड 4/5 इस तरह का। तो इसका मतलब आंसर अगर लिखने का मैट्रिक्स टाइप वाले का जैसे एडवांस में आता है तो आई सेकंड और उसका पी, तो ये इसका मैचिंग होगा बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक, तो नॉर्मल रिएक्शन तो पहले ही हमने निकाल रखा था, मतलब n1 mg cos 30 यहाँ पर तो ले ही रहे थे ना, तो इसके लिए n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा इस 4/5 mg, वो कैसे कि mg cos 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5, तो सिंपल ही हो गया। और n2 इसका अगर लिखेंगे यहाँ से तो mg cos 53 3/5, तो 3/5 mg, तो ये हो गया आपका दूसरा सेट का। अगर नॉर्मल फोर्स अगर पूछता है तो 4/5 mg और उसका 3/5 mg, यही ना 4/5 mg और 3/5 mg। तो इसका अगर आंसर लिखना हो सेकंड का इस थर्ड और दूसरा उसका 3/5 mg s, तो s हो गया इस वाले के लिए, इसका तो सेकंड वाला पार्ट भी हमारा हो गया नॉर्मल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स ऑन द ब्लॉक्स, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट, तो कांटेक्ट फोर्स उसमें कांटेक्ट कितना हो रहा है
मतलब कि मेन तो वो एम जी ही उसके साथ एम जी ही का ही कांटेक्ट लग रहा है, मतलब जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ऐसे नॉर्मल फोर्स तो हम बोलते हैं कि कांटेक्ट फोर्स है। आपको जैसे याद होगा से मतलब जब फ्रिक्शन का वेरी फर्स्ट लेक्चर सिखाया था आपको, तो उसमें आपको बताया था कि कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। कांटेक्ट फोर्स ये नहीं कि नॉर्मल फोर्स ही रहता है, कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट होता है नॉर्मल फोर्स और वर्टिकल कंपोनेंट, और कांटेक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो दैट इज वाई mg will be here in this case will be the contact force on the blocks। तो इन दोनों केस में is mg and mg। ठीक है, तो इस थर्ड का आपका थर्ड पार्ट का यहाँ पर लिख दे रहा हूँ is your fourth और यहाँ से q। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए क्या होगा, नॉर्मल फोर्स हमारे पास दोनों के लिए है, नॉर्मल फोर्स के लिए क्या था, इस सेकंड का थर्ड एंड एस। तो नहीं, यहाँ पर यहाँ पर 1 होना चाहिए था बच्चों, थर्ड नहीं, क्योंकि वो तो म्यू के साथ है ना, 4/5 तो हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाला था। तो सेकंड 1s तो इस तरह का है। तो नॉर्मल फोर्स के साथ म्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले वाले के लिए, तो 4/5 म्यू mg। तो इसके लिए हाँ अब होगा फोर्थ वाले पार्ट का इज योर थर्ड पार्ट, और साथ में साथ उसके साथ दूसरे वाले के साथ म्यू में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बचा एक ही r, तो 3/5। तो ये था, तो क्वेश्चन था आसान, वर्डिंग इसका बस ये था। इसमें जो रेस्ट के लिए बोला था तो आपको ये सोचना था कि म्यू का वैल्यू क्या होगा। तो म्यू का वैल्यू tan थीटा व्हेन ब्लॉक अगर रेस्ट में करता है। तो आपको मैंने आपको दिखाया भी था एक थोड़ा सा एक डेमोस्ट्रेट करके कि सपोज एक बॉडी स्लाइड कर रहा है, तो उस समय यह स्लाइड कब होता है, तो हम एंगल को धीरे धीरे रेज करते थे और वहाँ से स्लाइड होता था। तो मतलब एंगल का और म्यू का रिलेशन होता है। तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा व्हेन बॉडी इज रेस्ट होता है, और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। ठीक है, क्वेश्चन था आसान, लेकिन हमें पूछने का जो इसका था एक ही में जिगजैग करके, मतलब एक जैसा सिमेट्री टाइप का था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या कर रहा है कि कंसीडर द सिचुएशन सोन इन ए फिगर, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस एंड ब्लॉक इज 3 kg। पढ़ पा रहे होंगे, नहीं तो सुन पा रहे होंगे। कह रहा है कंसीडर द सिचुएशन एज सोन इन अ फिगर, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस एंड 3 kg इज। तो देखिए यहाँ पर 3 kg के यहाँ पर म्यू है, ये मतलब म्यू इसका 0.3 है। तो उसमें पूछ रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा। हाँ, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगा रखा है, और तो एक्टिंग बिटवीन द सरफेस एंड 3 kg। तो सिंपल है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा अगर यहाँ से करें तो इस 50 kg यही होगा, और वहाँ से फ्रिक्शनल जो फोर्स होगा वो कितना लगेगा इस 50 इंटू 0.3, तो कितना हो गया 15 न्यूटन ऐसा। लेकिन वहाँ से एक्ट कितना कर रहा है 10 न्यूटन का, तो ठीक है, तो एक्टिवेट कितना होगा 10 न्यूटन ही होगा। अगर मान लीजिए कि अगर 15 न्यूटन यहाँ पर इसका फ्रिक्शनल फोर्स है, तो लेकिन 10 न्यूटन लगा रहा है, तो ये तो मोशन तो करेगा नहीं, पहली बात मोशन नहीं करेगा, तो जितना आप 10 न्यूटन लगाए तो उतना ही एक्टिवेट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था हमारे जो डबल ब्लॉक वाले इसमें देखे थे, तो सिंपल उसका फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इस पार्ट का आंसर था बच्चों। तो अब आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं आपको बताता हूँ। कह रहा 2 men P and Q, the masses M and small m। ठीक, M is less than M, hold the light rope passing over the smooth fixed pulley P and Q, climb up the rope that the acceleration of Q upward double that of P downward, the tension in the rope is क्या होगा। टेंशन इन द रोप इज दिस ऐसा पूछ रखा है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से पढ़िए पॉज करके, और फिर उसको लिखने का भी कोशिश करिए कि 2 men P and Q, the masses M and small m, और the light rope passing over the smooth fixed pulley P and Q। ठीक है, the climb up the rope so that the acceleration of Q upward is double that of the P। तो यहाँ पर इसको डिकोड कर देता हूँ ऐसा कि कुछ इस तरह का है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक P है और यहाँ पर Q है।
ठीक है, कह रहा है कि ऐसा कि लाइट रोप पासिंग ओवर द स्मूथ फिक्स्ड पुली P and Q climb up the rope so that the acceleration of the Q upward is double that of the P। तो इसमें Q वाला उसको आप ऐसा भी कर सकते हैं तो पुली, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह का दे दे, टू फिक्स्ड पुली बोल दिया है ना, तो इसको एडवुड मशीन को हटा दो। ऐसे इससे भी आंसर सेम ही रहता क्योंकि पुली पर वो सेम है, लेकिन जैसा वर्ड बोला है वैसा ही ले लेते हैं। तो यहाँ से एक इस तरह का है और यहाँ से ऐसा है और यहाँ से ऐसा है। तो एक यहाँ पर है P और एक यहाँ पर है Q, इस तरह का। और P और Q का मास कितना है? P एंड Q इज़ M एंड M, मतलब कैपिटल N एंड स्मॉल m। तो यही है, इसका कैपिटल M कर लेते हैं और इसका स्मॉल m कर लेते हैं। P कितने से चढ़ रहा ऊपर? इसने कहा है कि P एंड Q क्लाइंब अप द रोप सो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ Q अपवर्ड इज डबल। Q का डबल है, इस 2a। तो ये कितने से जा रहा है? A से। अच्छा, A से इसका डाउनवर्ड है, यही बोला है ना। देखिए उसमें क्या बोला है, ये तो अलग है। कह रहा है कि Q इज डबल दैट ऑफ द P डाउनवर्ड। तो P अगर डाउनवर्ड से आ रहा है A से, तो ये 2A से ऊपर की तरफ जा रहा है, यही है। तो हमें बताना है कि इसमें टेंशन कितना क्रिएट होगा। तो ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में वो ठीक ही बात है कि A से जा रहा होगा तो 2A से जा रहा होगा, तो हमें उसका नहीं कुछ सोचना है। तो इसका मास m है कि मैं नहीं सोचना है, का मतलब कि वो कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है। थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा दो, इस mg डाउनवर्ड होगा, कैपिटल mg, नहीं तो उसका नोटेशन गड़बड़ हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? स्मॉल mg। अगर डायग्राम बनाए तो ऐसा ही होगा, इसमें टेंशन T क्रिएट होगा और वही टेंशन यहाँ पर T क्रिएट होगा। ठीक, अगर इसका इक्वेशन लिखने चलें तो हमें क्या मिलेगा? mg माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होगा नेट फोर्स। mg नीचे की तरफ, T ऊपर की तरफ, ये एक्सेलरेशन है। वहाँ से अगर देखें तो T माइनस mg इक्वल टू मास इंटू 2a, इस तरह का होगा। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? कैपिटल M g माइनस स्मॉल m g इक्वल टू m a प्लस 2a, स्मॉल m 2a। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से m माइनस स्मॉल m g कॉमन ले लीजिए और यहाँ से कितना हो गया? m प्लस 2m। इस तरह का एक्सेलरेशन आ गया। टेंशन चाहिए, कहीं भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं ये वाला आसान है, यहीं पर पुट कर देता हूँ। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? t इक्वल टू mg प्लस m2a। तो यहाँ से अगर m का वैल्यू कॉमन लें तो g प्लस 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू इज दिस मच, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल स्मॉल m इंटू g ओवर m प्लस 2m, इस तरह का। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? m कैपिटल mg और 2mg, तो 3mg। और बाकी का जो एलसीएम आप लेंगे तो g इंटू 2m स्मॉल m और यहाँ से 2 इंटू स्मॉल m। तो वो अगर अलजबरा करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? 2mg माइनस 2mg, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नीचे क्या बचेगा आपका? m प्लस 2m, इस तरह का। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तो ऑलरेडी हो चुका है, रीअरेंज करेंगे m इंटू जी अपॉन m प्लस 2m, इस तरह का मिलेगा ये चीज़। तो यहाँ पर आप ना अलजबरा कर लीजिएगा तो आ जाएगा। तो इसमें सोचना क्या था, बस यही चीज़। अब आंसर देख लीजिए और वो आ रहा होगा। तो इसमें से 3mm g बाहर है, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन ये करेक्ट होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, जो जैसे जैसे बोला हमने उसको कर लिया। फिक्स्ड पुली या एडवुड मशीन पे भी बनाते तो सेम ही आता, क्योंकि इसका तो सेम स्ट्रिंग है तो कोई रोल नहीं था, बट वो फिक्स्ड 2 पुली बोला तो इसलिए ऐसा बनाया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ब्लॉक ए ऑफ मास स्मॉल एम, ब्लॉक बी ऑफ द मास 2m इज प्लेस्ड। देखो बच्चों, अगर जल्दी जल्दी अगर इसमें करा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो बस ये इसका आज का लास्ट होगा। और मैं आयरोडोव का भी तो उसमें क्वेश्चन अभी रह रहा है, तो हो सकता है कि आगे कभी इसको अलग से इसको बनाकर उसमें इंसर्ट कर दूं। तो आपको अगर जल्दी लगता है तो आप क्या करिए, पॉज कर लीजिए, राइट डाउन करिए, फिर से नहीं समझ आए फिर से वीडियो के पास जाइए। तो ये तरीका होता है उसको एब्जॉर्ब करने का। तो आ जाइए, अगर जो लोग इस काम में ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो मेहनत है वो, जैसे कि आप एक बार गए कि समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए कि थोड़ा सा और टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए उसमें, कि अब अगली बार से जब आप देखें या नहीं हो रहा है या जब अभी देख रहे हैं तो कॉपी साथ में रख लीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, ट्राई करिए। आंसर तो आपके पास सही है क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और देखिए कि कहाँ पर गलती कर रहे हैं, तो आप उसमें डबल सीखेंगे। आपका मतलब 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट टाइम वो 2 या 3 घंटे में हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m इज m एंड द ब्लॉक b ऑफ मास 2m। इस तरह का है। अगर हाईलाइट नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर हाईलाइट इसको ऐसे कर दूँ। एक यहाँ पर ब्लॉक B है, एक ब्लॉक A है, और यहाँ से इसका मास m है और यहाँ पर इसका 2m है, और दोनों का एंगल इस 45 डिग्री ऐसा है, 45 डिग्री है। Block A of mass m and block B of mass 2m are placed on the fixed triangular wedge by the means of light and inextensible string and the frictionless pulley as shown in a figure. The wedge is included at 45 degree, the horizontal to the both side, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। The coefficient of friction between the block A is 2/3। यहाँ का 2/3 है coefficient of friction, और यहाँ का फ्रिक्शन है 1/3, and between the block B and the wedge is 1/3. The system of block A and B the release from rest, then find the acceleration of A। तो हमें इसको देखना है। तो आ जाइए इनका ऑपरेशन किया जाए। तो एक चीज़ आपने भी नोटिस किया होगा इस क्वेश्चन के लिए, अच्छा नहीं है, दूसरा से बनाना होगा। हाँ, आपने एक चीज़ ये नोटिस किया होगा बच्चों कि इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर वो 45 डिग्री बोल रखा है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा बताइए, 90 डिग्री। तो अब इसका इधर से कोई मतलब नहीं होगा, इधर जो लग रहा होगा जो इधर लग, खाली टेंशन का उसमें रोल होगा। तो m का वैल्यू इधर m है और इधर एक 2m है, और यहाँ से एक पुली से ऐसे कनेक्टेड हैं दोनों, ये भाई ऐसा हो गया m और 2m। तो हमें बताना है अब कि किधर होगा, दोनों सेम एंगल पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मास इसका ज़्यादा है, अगर कोशिश करते हैं देखते हैं हो क्या रहा है कि मूव कर रहा है क्या, तो मान लेते हैं कि इधर से जा रहा होगा, तो इसको खींचने वाला पुलिंग फोर्स क्या होगा इसका 2mg, बताइए साइन, जब मैं उसी डायरेक्शन में क्यों लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2mg साइन 45 डिग्री, और नीचे की तरफ आ रहा होगा तो टेंशन ऊपर कर रहा होगा, और फ्रिक्शन करा मैं भी इस तरह का फ्रिक्शनल फोर्स, इसके लिए 2 वाले के लिए 2 कह दीजिए, और 1 वाले के लिए m के लिए 1 कह देंगे। तो इसमें अगर नीचे की तरफ जाएंगे, अगर ये इसको कह रहा होगा कि नहीं आप मत जाओ, mg साइन 45 से ऐसे होगा, तो इसका टेंडेंसी किधर होगा ऊपर की तरफ, और नीचे इसका कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स F1 लग रहा होगा। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, और वही वाला टेंशन यहाँ ट्रांसमिट करेगा जो उसको खींच के लेके जा रहा होगा। तो ये तो इनका बना। अब एक्सेलरेशन देखते हैं 2mg, अगर इक्वेशन अगर लिखें तो 2mg बाई रूट 2 कर लूँ क्या, उसको लिखने में आसान है, साइन 45 माइनस t माइनस F2 ऐसा होगा, इक्वल टू इसका मास एक्सेलरेशन 2m इंटू ए, यही होगा बच्चों। पहले बताओ ये क्लियर है क्या, 2mg बाई रूट 2 माइनस टी माइनस F2, क्योंकि mg नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शन और टेंशन उसको अपोज कर रहे होंगे। फिर ऐसा अगर करेंगे तो t माइनस mg बाई रूट 2 माइनस F1 इक्वल टू m ए, ऐसा होगा। और यहाँ से अगर आप ऐड करेंगे तो ये दोनों तो निकल के चले गए, और यहाँ से mg बाई रूट 2 माइनस 2mg अपॉन रूट 2 2mg बाई रूट 2, तो कितना बचेगा mg बाई रूट 2 होगा, और माइनस F1 माइनस F2 और 3m है। तो इसमें मोशन होने या नहीं होने के लिए ये F1 F2 का रोल ज़्यादा अच्छा है। तो F1 का रोल ही ज़्यादा है कि अगर इसका
F1 और F2 का वैल्यू सपोज ज़्यादा हो गया mg/√2 से, तो क्या होगा, मोशन नहीं होने देगा। तो देखते हैं F1 का वैल्यू कितना है। नॉर्मल फोर्स इस केस में, मतलब इसके लिए N1 लिख लें तो mg cos 45 होगा, और सिमिलरली यहाँ से अगर आप N2 कह देते हैं तो इसके लिए 2mg cos 45 होगा। तो F1 इक्वल टू mg, म्यू का वैल्यू कितना था बच्चों, 2/3 एंड 1/3। इसके लिए देखिए म्यू का वैल्यू 2/3, μ1 कह लेते हैं, और इसके लिए 1/3 है। तो यहाँ पर अगर μ1 का वैल्यू अगर रखें 2/3 और mg cos 45 इज mg/√2 F1 हुआ, और F2 का वैल्यू अगर रखेंगे 1/3 2mg/1/√2, तो ये कितना हो गया 2/3 mg/√2, और ये भी कितना हो गया 2/3 mg/√2। तो ये मोशन तो नहीं होने देगा, क्योंकि 2/3 कितने हो गए बताइए, 4/3। तो यहाँ से इफ़ mg√2 इज लेस देन F1 + F2, यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना है 4/3 mg√2, मतलब mg/√2, और यहाँ से इसका वैल्यू कितना है 4/3। तो इसका mg/√2 का वैल्यू कम है, तो इसका मतलब स्टेशनरी में रहेंगे बच्चों, ये मोशन ये नहीं होने देगा। ये बात समझ में आया, ये विजिबल है ना ये वाला पार्ट, हाँ विजिबल है, क्योंकि इसके ऊपर है, कुछ वो लगाते हैं यहाँ पर मार्क तो दिखाई नहीं पड़ता है, कभी कभी बच्चे बताते हैं। तो mg/√2 इज लेस देन 4/3 mg/√2, तो ये इसका होगा। तो इससे क्या होगा कि बॉडी जो एक मतलब कि मोशन में ही नहीं है, तो इसके चलते वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होगा, स्टेशनरी होंगे। तो उसमें जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि इस पार्ट का द एक्सेलरेशन ऑफ वे, तो यहाँ पर कह देंगे 0, 0, बिकॉज बॉडीज आर इन स्टेशनरी। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना हो तो हमें अब बताना आसान हो जाएगा। कहाँ से, कहीं भी रख दीजिए इसका वैल्यू, ऐसा, या ऊपर वाले का रखना है तो ऊपर वाले का भी रख सकते हैं। तो टेंशन का जो वैल्यू आएगा, मतलब उसके वैल्यू 0 हो जाएगा, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा mg/√2, और उधर गया तो फ्रिक्शनल फोर्स F1 कितना था, ये चीज़ था ना F1, तो इसका रख ले वैल्यू 2/3 mg√2, तो तो यहाँ से कितना हो जाएगा mg/√2 कॉमन है, तो 1 + 2/3 कितना हो गया 5/3 mg√2, ऐसा। तो इसमें टेंशन का वैल्यू इतना वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो T + F, तो इसका एक तो ये देख लेते हैं। अच्छा, ये इस वाले पार्ट का टेंशन से वो निकल कर आ रहा है, तो इसका अगर टेंशन अगर देखें तो यहाँ से क्योंकि मास इसका ज़्यादा है तो पुलिंग ये ज़्यादा कर रहा होगा, तो इसके चलते होगा। तो खैर निकाल कर देख लेते हैं, अगर टेंशन भी अगर पूछे अलग अलग तो भी क्रिएट अलग हो रहा है क्या। तो F2 का वैल्यू कितना था 2/3 mg/2, तो ये वाला पार्ट तो सपोज 0 ही है, तो यहाँ का अगर टेंशन अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 mg/√2 माइनस F2 का वैल्यू इज 2/3 mg√2, ऐसा। तो वहाँ से अगर 2 - 2/3 कर रहे होंगे तो कितना जाएगा इज 6 माइनस, वहाँ पर थोड़ा कुछ कम है कि 2 - 2/3 करेंगे तो 6 - 2 इज 4/3 mg√2, इस तरह का। तो ठीक है, तो उसमें अगर देखा जाए तो 4/3 और 5/3, तो गड़बड़ी तो कुछ और है नहीं, 3 + 2 5 है, वहाँ पर है आपका 4/3 mg√2, तो वो उसके लिए है, मतलब कि T का वैल्यू
ठीक है, तो उसमें ठीक है, यही आंसर होगा इसका, मतलब कि टेंशन के लिए, क्योंकि इसमें स्लाइड नीचे की तरफ हो रहा होगा तो इसका ज़्यादा माना जाएगा टेंशन, तो इसलिए। लेकिन वहाँ पर mg/√2 और 2/3 mg वाला जो उसके लिए कहानी जो बोलें तो वो भी सही है और ये भी सही है, मतलब दो डिफरेंट उसके लिए हो रहे हैं। तो उस पार्ट के जो आंसर उसमें पूछा था, पहले देखते पूछा किसके लिए कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ठीक है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग तो इसी के लिए माना जाएगा बच्चों, ये वाला जो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो इसके लिए है कि क्योंकि इसका टेंडेंसी 2 mg sin 45 का वैल्यू ज़्यादा है, तो ये नीचे की तरफ टेंडेंसी इसका नीचे की तरफ होगा और उसका फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो इस चलते ऐसा होगा। तो ये वाला आप ले सकते हैं 4/3 mg√2, तो उसका टेंशन होगा। तो इसको हम नहीं मानेंगे, इसी को मानेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर टेंशन ज़्यादा होगा तो फिर वो एक दूसरे में डिफरेंसेस होगा, तो फिर वो एक्सेलरेट करने लगेगा ना, और ऐसा तो मोशन हो नहीं रहा है, तो जिसका कम है वही उसको माना जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए, तो एक्टिंग ऑन ए के लिए तो यहाँ पर देखिए, तो इसका अगर इधर की तरफ जाए तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा था, नीचे की तरफ, तो ठीक है, तो यहाँ से इसका mg, हाँ ठीक है, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा तो mg sin 45, क्योंकि क्या हो रहा है कि गलती क्या हो जा रहा है कि इसमें हमने उसका टेंशन, देखो ये F1 वाला गलत, मतलब कि इन दोनों का वैल्यू क्यों आ रहा है, ये वाला पार्ट गलत क्यों आया, क्यों, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम है फ्रिक्शन, तो हम जानते हैं ना कि सेल्फ एडजस्टिंग है, मतलब एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, या पीछे वाले क्वेश्चन में या उसके पहले और देखा था कि मान लीजिए कि कहीं पर एक आप वेरीफाई, अब चलो ऐसे बता देता हूँ कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए कि कुछ 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इसका मास है कुछ 2 kg और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इक्वल टू 20 न्यूटन, चलो 10 मोशन अगर हो रहा है क्या तो 20, तो मान लेते हैं कि 0.5 है और फोर्स है 10 न्यूटन ना होकर, इसको हटाकर कुछ ऐसा डेटा दे देता है 8 न्यूटन का, तो यहाँ पर आप स्टैटिक फ्रिक्शन अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 0.5, तो 10 न्यूटन, और आप फोर्स कितना लगा रहे हैं 8 न्यूटन, तो आपसे इस क्वेश्चन में ऐसा दे दे और पूछे कि बताओ कि फ्रिक्शन कितना है, तो आप एक कैलकुलेट करके बोलेंगे 10 न्यूटन, तो हो जाएगा गलत, क्यों कि 10 न्यूटन तो मैक्सिमम है, 8 न्यूटन का फोर्स अगर लगाएंगे तो 1 न्यूटन ही एक्टिवेट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 10 ना होकर 8 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो 8 न्यूटन ही एक्टिवेट होगा, तो दैट इज़ वाई ये जो टेंशन हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग आया ना, तो इसका जो mg का टेंडेंसी इसका डाउनवर्ड है, तो इसलिए हो सकता है कि हो सकता है क्या कि हुआ ही है कि मोशन तो हो नहीं रहा है, तो जितना उससे टेंशन लगेगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स एक्टिवेट होगा, और हमने इसको क्या कैलकुलेट कर दिया, मैक्सिमम से कैलकुलेट कर दिया था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो खैर आइए दूसरे ब्लॉक के लिए देखते हैं, तो टेंशन हमारा यही माना जाएगा 4/3 mg/√2, तो अब इसका mg sin 45, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा F1, और कोई मोशन है नहीं, इक्वल टू t के इक्वल होगा, तो F1 का जो वैल्यू होगा, तो t का वैल्यू कितना था 4/3 mg/√2 माइनस mg sin 45 इज mg/√2, तो यहाँ से 4/3 माइनस 1 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/3 √2 mg, तो ये इसका आंसर है फ्रिक्शन का, कि ब्लॉक ए पर नीचे की तरफ लग रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा mg/3/√2। समझ में आया, ड्यू टू दिस रीजन, ये वाला कि 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और 10 न्यूटन का ये है, तो 8 न्यूटन का लगा है तो 1 न्यूटन ही एक्टिवेट होगा, तो वहाँ पर जो टेंशन लगा है T1 T, इसका वैल्यू इतना है, उसी के हिसाब से उसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, मतलब कि आपको सीखने को इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बच्चों कि ब्लॉक P ऑफ द मास m इक्वल टू 10 kg रेस्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, टू ब्लॉक A and B the masses ma and mb is 2 kg and 1 kg at the distance of 3 meter on the plank as shown in a figure।
दिस। तो ये मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ फिगर, ये ऐसा है, यहाँ का सरफेस म्यू इक्वल टू 0 है, और यहाँ से है आपका एम ए इज़ 0.3 और एम बी है दूसरा वाला ब्लॉक का, यहाँ का फ्रिक्शन है 0.1 और यहाँ पर है 0.3। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर, और कह रहा है नीचे से फोर्स लगाया है और नीचे वाला स्मूथ है, तो एक बात तो तय है कि इसमें मोशन तो पक्का है, होगा ही होगा। तो जब इसमें मोशन होगा तो अब इसमें देखना है कि ए और बी वाले बीच में स्लाइडिंग हो रहा है क्या, वही वो पूछ रहे हैं कि नाउ द फोर्स ऑफ एफ इक्वल टू 15 न्यूटन इज अप्लाई टू द प्लैंक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइंड द टाइम एट विच द ब्लॉक बी कोलाइड विद द ब्लॉक ए। तो ये दोनों ठीक है, मोशन ए हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में मोशन हो रहा है। अब इसमें देखना है कि दोनों के साथ हो रहा है कि केवल एक मूव कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बी वाला वहीं रुका हुआ है, ए वाला रुका हुआ है और फिर हो रहा है, या दोनों मूव कर रहे होंगे। तो आइए इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है? नहीं आया तो एक बार मन ही मन पढ़ लीजिए फटाफट। चलिए मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए। अ प्लैंक P of mass m 10 kg rest on smooth horizontal surface. Two blocks A and B of mass ma 2 kg and mb is 1 kg lie at the distance of 3 meter on the plank as shown in a figure. That figure what I highlighted that. The friction coefficient between the blocks and the plank are ma is 0.3, mb is 0.1. Now a force of 15 Newton is applied to the plank in the horizontal direction. Find the time in which the block B will collide with the block A. ठीक है, तो ये चीज़ हमें ये इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आपसे क्या कहता हूँ कि आप क्या करो बच्चों कि इसको राइट डाउन कर लो, इसका फिगर आउट करके अपने कॉपी पे उसको बना लीजिए। तो कम से कम आप मान लीजिए कि इसमें हाथ आपका तंग है या नहीं है, या कितना समझ में आता है, तो देखिए कि कहाँ तक हम सोच सकते हैं, आप कहाँ तक सोच सकते हैं। तो इसमें आप तो ये सब तो निकाल ही सकते हैं ना कि इसमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। इसका मास अगर हमें कुछ 2 kg गिवन है, तो ये तो आपको निकालने अब तक तो आ गया होगा। इसमें नॉर्मल फोर्स 20 न्यूटन होगा, तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा। फिर उसके लिए अगर इसका मास 1 kg है, तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। अगर 10 है इंटू मल्टीप्लाई विथ म्यू का वैल्यू अगर करते हैं 0.1, तो कितना होगा। फिर आप उसको निकाल कर देखिए कि और क्या 15 न्यूटन कैसे इफेक्ट कर रहा होगा, मोशन होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को आप, हाँ तो वही क्या मैं बोल रहा था कि आप अपना फिगर आउट करिए और इतना बात निकालिए, फिर देखिए कि इनका यूज़ क्या है। जो सॉल्व कर लेते हैं तो उनसे अच्छी बात है नहीं। हाफ वे तक अब भी आप पहुंचते हैं और फिर देखिए सॉल्यूशन को कि क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, उससे आपको समझने को मिलेगा। देखिए तो यहाँ पर है कुछ इनका मास इस 10 kg, और ये वाला है 2 kg और बी वाला है, ये वाला है 2 kg और बी वाला है ये 1 kg। ये बी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3 एंड 0.1, 0.3 और 0.1, और यहाँ पर 15 न्यूटन का फोर्स लगाया है ऐसा, और म्यू इनका 0 है, और लास्ट इनका मास कितना है बच्चों 10 kg। ये हो गया 10 kg, ऐसा एक कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो तो इन लोग का देखते हैं कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा, सपोज ए वाले के लिए मार्क कर लेता हूँ, ये कितना है इस 20, क्योंकि इस पे तो नॉर्मल फोर्स से तो समझ ही गए होंगे निकालने, N1 और 20, तो 20 इंटू 0.3 तो कितना हो गया 6 न्यूटन। एफ बी अगर देखेंगे तो 10 इंटू 0.1 तो 1 न्यूटन है। अच्छा, अब अगर 15 न्यूटन मान लेते हैं कि अगर तीनों साथ साथ अगर चल रहे होंगे तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर तीनों साथ साथ चल रहे होंगे तभी तो ऐसे ही टेस्ट है ना, करने का तरीका बताया था कि एक्सेलरेशन आप निकाल लीजिए। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा कि अगर उसको सबको सिंगल सिस्टम अगर मान लेते हैं तो उसका टोटल फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन, और इसका मास टोटल कितना है 13, तो ये कितना हो गया 1.3 है। तो
हाँ, वहाँ से कितना हुआ, डिवाइड किया तो 2 हुआ ना, तो 1.1 कुछ इस तरह का मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो इतना एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस कर रहा होगा। और इन लोगों का करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन देखें कि एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो रहा होगा मैक्सिमम, तो 6 अगर या तो इसको एक्सेलरेशन जो है उसको मास से मल्टीप्लाई कर लो, चलो ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन और होगा, क्योंकि आपको सिखाया हूँ ऐसे ही और फिर अभी मुझे कुछ स्ट्राइक कर रहा है तो ऐसा बता रहा हूँ, तो इनबैलेंस हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लीजिए कि जो इस पर इसके चलते 1.1 से, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, ये सीडो फोर्स है, जैसा ही फोर्स आपको मानना है, 1.1 इंटू 2, तो 2.2 न्यूटन का तो फोर्स ही लग रहा है 2.2, और इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में तो नहीं होगा। अब इसके लिए देखिए, इसमें जो फोर्स लग रहा होगा इसके लिए 1 इंटू 1.1, तो कितना हो गया 1.1 न्यूटन का लग रहा होगा। और यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, केवल 1 न्यूटन है, तो यानी कि ये वाला मूव करेगा बच्चों। अब इधर जाएगा तब क्या होगा, इधर पीछे की तरफ आएगा, यही होगा, उसको लेके जाना चाह रहा होगा इधर, या ठीक है उसको उधर भी अगर मान लेते हैं तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ठीक है। तो ये दो फिक्स हो गए, ये 2 kg और ये 10 kg एक साथ रहेंगे, इन दोनों में मोशन नहीं होगा, 1 kg वाला मूव करेगा। तो ऐसे हमने टेस्ट किया कि 1 kg वाला मूव करेगा। तो थोड़ी देर के बाद ये चीज़ आपको कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कुछ ऐसा, मतलब कि ये इधर की तरफ जा रहा होगा और ये भी थोड़ा ना थोड़ा इधर की तरफ जा रहा होगा। तो कभी ना कभी क्या होगा कि ये ऐसे जा रहा होगा तो ये वाला आगे निकल रहा होगा और ये उतने रेट से आगे नहीं निकल रहा होगा, तो कभी ना कभी इससे क्या हो जाएगा, ये टकरा जाएगा। वही टाइम पूछा है हमसे, है ना, समझ में आया कि ये वाला जो इसका ब्लॉक बी है और इसको पूरे को ए मान लेते हैं, अब ये पूरा ए के साथ चल रहा होगा, तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर निकालना होगा तो कितना जाएगा, तो इसे फोर्स कितना लग रहा है, मूविंग फोर्स 1.1 न्यूटन का, यही ना। और यह जो एक्सेलरेशन है हमारा हाँ 1.1 न्यूटन का आ रहा है, और उसके मास से डिवाइड कर दें तो 1.1 ही है वो, तो ठीक है। और इसके लिए अगर देखें निकालने के लिए के देखें कि यहाँ इसका कितना आ रहा है एक्सेलरेशन, अच्छा उस इन दोनों के बीच में 1.1 न्यूटन, तो खैर हमने ये देखा कि बीच में टॉपल कर रहा है तो इसके चलते हो रहा है, लेकिन इसको मूव कौन करा रहा होगा बच्चे, ब्लॉक बी को। ब्लॉक ए तो इसके साथ ऐसा भूल मिल गया है, ब्लॉक बी पर फ्रिक्शनल फोर्स ही लग रहा होगा ना, तो 1 न्यूटन ही मूव करा रहा होगा, ना कि 1.1। तो इसका जब एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालेंगे यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू वेज कर दीजिए, तो थोड़ा सोचना आसान और हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज ए इज़ योर, उसका 1 फोर्स लग रहा है और वहाँ से इस पर 1 से डिवाइड ही कर देंगे, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होगा क्या, ठीक। अच्छा इस ब्लॉक ए का आप देखें, जो मतलब कि 10 kg और प्लैंक एक साथ जो मिल गए थे, उनका एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो देखो 15 न्यूटन तो ऐसे लग रहा है, ये तो रफ है, इसको अपोज यहाँ से मिल रहा होगा और फ्रिक्शन ऐसा कर रहा होगा एफ, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 1। अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसका 10 और 2, मतलब ये पूरा 10 और 2 हो जाएगा, ये समझ में आया। 15 न्यूटन इधर लग रहा होगा तो ये वाला फ्रिक्शन इससे अपोज कर रहा होगा, नहीं जाने दे रहा होगा, लेकिन फिर भी एनी हाउ वो तो निकल ही जा रहा होगा। टोटल इसका 12 है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 14/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 7/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए हाँ, यही होगा कि 7/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो ब्लॉक ए का पूरा होगा, ये जो पूरा सिस्टम होगा 7/6 से इधर जा रहा होगा, और ब्लॉक बी कितना जा रहा है, वो भी उसी डायरेक्शन में 1 से जा रहा है। तो इन दोनों का ब्लॉक बी का विथ रिस्पेक्ट टू अगर ए देखें एक्सेलरेशन कितना होगा, लेकिन अल्टीमेटली इसको क्या करना है, यही 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या पूछा है, यही पूछा है कि इतना करके फाइंड द टाइम एट विच द ब्लॉक बी कोलाइड विद द ब्लॉक ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक और प्लैंक इज सोन इन इज 3 मीटर। ये 3 मीटर का था, तो कभी ना कभी इसके साथ टकराएगा, तो इसका हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालने क्या यहीं पे निकाल लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बी
आपको ही सिखाया गया था एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो इसका बी का कितना है 1 और ए का एक्सेलरेशन कितना है 7/6। तो आप यहाँ से पाएंगे कितना हो गया -1/6, 6 - 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्टीमेटली वो भी बात ठीक है कि वो क्या हो रहा है कि डिस्टेंस पीछे की तरफ निकालने को है और एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है नेगेटिव की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि इस सिस्टम इधर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट मतलब कि 3 मीटर ऐसा हो रहा है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए -3 मीटर रेस्ट से जा रहा होगा, +1/2 एक्सेलरेशन का वैल्यू -1/6 और टाइम t स्क्वायर ये निकालना है। तो यहाँ से माइनस माइनस गया तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 × 6 = 12, 12 3 × 12। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा √36। तो कितना आ गया 6 सेकेंड के बाद उससे कोलाइड कर जाएगा। तो ये आपका ग्रेट क्वेश्चन था। विद काइनेमेटिक्स को भी उसको संभाल के देखा, रिलेटिव मोशन का उसमें यूज़ कराया गया और साथ ही साथ ये जो इसका डायनेमिक्स था कि दो ब्लॉक आपस में अगर कांटेक्ट में है तो उसका हमने डायनेमिक्स देखा। तो ये आपको बेस्ट क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन आप इसको रख सकते हैं फ्रिक्शन में, कि अगर आपको रिवीजन करना होगा तो इस क्वेश्चन को रिवीजन करिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसकी कहानी थी। तो इसको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर है और ये इसका आंसर है। इसको यहाँ से ऐसे लिख लीजिए बचा हुआ पार्ट। ठीक है, अब देखिए खाली है। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक कह रहा है कि एन एक्सेलरेटेड सिस्टम विद द वर्टिकल वॉल हैज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल एज शोन इन ए फिगर। A block of mass m 1 kg is just remain in the equilibrium with the vertical wall when the system has an acceleration of 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। ये तो आप करो बच्चों, इसमें कुछ दिमाग लगाइए, ये आपको वाकई में सीखने को मिलेगा। यहाँ पर वाकई में सीखने को मिलेगा, सब में भी सीखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग एक स्टेप और टिंग से करेगा कि हाँ समझ में आया। चलो क्लियर है? क्लियर तो है। आइए मेरे साथ पढ़ लीजिए। एन एक्सेलरेटेड सिस्टम विद अ वर्टिकल वॉल हैज़ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल एज शोन इन अ फिगर। अ ब्लॉक m of mass 1 kg is just remain in equilibrium with the vertical wall. Then what is the when the system has an acceleration is 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ म्यू। तो देखो उसको कोई पकड़ा नहीं है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ये इतने से एक्सेलरेट हो रहा है, ये इतने से एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसके चलते वॉट एवर इसका कोई भी मास होगा तो इस पर आपको स्यूडो फोर्स एक तरह से ऐसा लगेगा, वही उसको चिपका के रखा है। तो एक्सेलरेशन सपोज ये है तो इससे फोर्स कितना लग रहा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसी बीच क्या हो रहा होगा, इसका टेंडेंसी ये नीचे की तरफ जाना चाह रहा होगा। मतलब कि यहाँ से अगर देखा जाए, ओह सॉरी, यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको अपना जो वेट होगा mg वो उसको नीचे की तरफ लेकर जा रहा होगा, है ना, कैपिटल M है, नीचे की तरफ जा रहा होगा और फ्रिक्शन जो है वो उसको रोक रहा होगा। तो फ्रिक्शन को बूस्ट कहाँ से मिलता है, नॉर्मल फोर्स से, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स इस केस में कितना लग रहा है, जितना लगता है उसी का ठीक अपोजिट नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, उसके परपेंडिकुलर हमेशा लगता है, तो m इंटू ए। तो ये कॉन्सेप्ट आपका था। अच्छा, तो अब क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शनल और mg आपस में रेस्ट में है, क्योंकि क्या बोला है इक्विलिब्रियम में है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg, और mg का वैल्यू कितना है बच्चों, म्यू इंटू एम ए, क्योंकि एम ए नॉर्मल फोर्स वही है, और इक्वल टू mg। तो मास से मास अपने घर चले गए। तो म्यू का वैल्यू हमसे म्यू पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इज म्यू। तो g इक्वल टू जी बाई ए। तो g का वैल्यू हमें कितना मिल गया 20, g का वैल्यू तो हमें 10 जानते ही हैं और a का वैल्यू है 20। तो यहाँ से हो गया 20, तो 10/20 का मतलब 0.5। तो म्यू का वैल्यू 0.5 है। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं होगा।
अच्छा नहीं है, चलिए नहीं है तो नहीं है, वो अस्सी वर्मा सर के बुक में मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको बताना चाहिए मुझे, तो थोड़ा सा इसमें आपको समय देना पड़ेगा मुझे। तो मैं उस क्वेश्चन को लेकर आता हूँ अभी। तो उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था बच्चों कि, अच्छा रुक जाओ, मैं उस क्वेश्चन को लेकर आता ही हूँ। हाँ बच्चों आ जाइए, ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज द पुश्ड नॉर्मली अगेंस्ट द रफ वर्टिकल वॉल विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। ऐसे कोई वॉल है और इस पर 40 न्यूटन से ऐसे इसको लेकर लगा रखा है। फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बीइंग 0.5 kg वॉल के बीच में, अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन अ डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द वॉल। So will the block move? If yes, in which direction and what the minimum acceleration of the frictional force exerted by the wall on the block? तो देखिए एक बात तो तय है कि अगर ये 15 न्यूटन सॉरी इसमें अगर कुछ 40 न्यूटन का फोर्स अगर इसमें ऐसे लग रहा है और एम जी इसका नीचे है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? और 14 न्यूटन और 15 न्यूटन का कुछ एक दूसरे पर कैसे हैं, रिजल्टेंट है, ऐसा है। मतलब कि 3 डायमेंशनली सोचिए कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे है, तो एक ऐसा है, एंगल इज 90 डिग्री, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इज 15 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो इसको आप जब करेंगे 15 स्क्वायर इज 225, 40 का स्क्वायर इज 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका, या 2 kg का और है इसको। अच्छा नॉर्मल फोर्स तो नहीं बच्चों, ये गड़बड़ हो गया कि इसका नॉर्मल फोर्स तो खैर एक्शन रिएक्शन देगा 40 न्यूटन, तो जो इसका मूवमेंट है अलोंग द वॉल उसके चलते, तो इसका मास कितना हुआ 2 kg है, तो 20 न्यूटन ऐसा हो जाएगा, नॉट 40 न्यूटन 20 न्यूटन। तो जब यहाँ से आप देखेंगे 15 और स्क्वायर 20 स्क्वायर का, तो ये कितना आ गया, इस 225 400 सो 625, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा 25 न्यूटन ऐसा। और फ्रिक्शन इसका और उसका डायरेक्शन कैसे होगा, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलरली जा रहा होगा उसके, तो फ्रिक्शन इसमें इस तरह से ऐसे उसके अगेंस्ट ही उसका कर रहा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स को अगर देखें तो कितना हो जाएगा 40 इंटू बोलिए कितना है, नॉर्मल फोर्स तो वही है ना, और म्यू का वैल्यू कितना इसका गिवन है इज 0.5, तो 0.5 हो गया, तो कितना हो गया 20। तो इसका अगर हम देखें कि नेट रिजल्टेंट फोर्स 25 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है, तो इसके एक्सेलरेट कितने से करेगा, तो 25 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2 विच इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आपको ऐसा इसका एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा 2/2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि 15 न्यूटन था और इसका एम जी ऐसा था, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, तो इसका नेट फोर्स जो इधर से आ रहा है 25 न्यूटन, तो अब जा रहा है तो जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा, ऐसा थोड़ी है कि किसी डायरेक्शन में जाए तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो यानी कि नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में, फ्रिक्शन तो यूनिफॉर्म है, कहीं भी किधर भी जाए उधर उसके अपोज करेगा, तो 25 माइनस 20 इक्वल टू 2 है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 5/2। तो ये तो बच्चों कुछ क्वेश्चन थे जो हमने लिया आपको बताने के लिए कि, तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको बताया गया। अब हम क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन ए हमारे तरफ से क्वेश्चन था कि मैं अब समझता था कि आपको ये सब क्वेश्चन बताया जाए, तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब तक जो क्वेश्चन बताया गया है तो आप उसको एज ए मॉडल क्वेश्चन ले सकते हैं। अब आ जाइए दूसरा पार्ट इसका प्रैक्टिस सेशन का। तो प्रैक्टिस सेशन या डीपीपी कह लीजिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कहलाता है, तो वो ले लीजिए, या तो आप जाकर एस सी वर्मा सर्स के बुक से आप करिए, अगर उससे बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ से 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन को एक एक करके लेता हूँ। तो जेईटी पॉइंट में तो आपका स्वागत है ही है, और ए फ्रिक्शन, अच्छा ये आगे की स्लाइड्स में चले गए हैं। ये दो अलग अलग पार्ट में है बच्चों, तो इसलिए ऐसा है। ये क्वेश्चन हमने पीछे आपको डिस्कस कराया था,
हाँ, यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन। तो अगर आप एस.सी. वर्मा बुक को जानते हैं, समझते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है कि बॉडी जस्ट मैं क्या करता हूँ कि साथ साथ अपना बुक भी लेकर आ जाता हूँ, तो मुझे यहाँ से कॉम्प्रहेंड करने में, या हो सकता है कुछ कभी टाइपिंग एरर रहता है, तो उसको निकलने के लिए कि कुछ गड़बड़ हो डेटा का, या वहाँ पर सोन इन फिगर बोलता है तो हमारे पास रहता नहीं है, तो मैं यहाँ से बुक भी ले लेता हूँ। ये है बुक बच्चों। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, आप भी निकाल सकते हैं अपना बुक, तो निकाल लीजिए। तो इसका फ्रिक्शन पेज नंबर 97 से स्टार्ट है। कह रहा है कि बॉडीज स्लीपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव विद द डी एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। तो इन दोनों के बीच का क्या होगा, तो यही क्वेश्चन में भी यही है। बॉडी स्लीपिंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव विद द डी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये बताया था कि अगर हॉरिजॉन्टल कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो उसमें मैक्सिमम उससे उसको अपोज करेगा एफ मैक्स। तो उसका एक्सेलरेशन उस समय क्या होता था, सपोज ए से जा रहा तो उसको मास टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ मैक्स उसको अपोज करके कुछ एम ऐसा बनाएगा, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो नॉर्मल फोर्स एन और एम जी नीचे की तरफ लगेगा, तो म्यू फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स इक्वल टू एम ए। तो ये आपको सिखाया था कि एक्सेलरेशन इस केस में जब भी हॉरिजॉन्टल होता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन के चलते माइनस म्यू जी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐसा होगा। तो कह रहा है कि डी एक्सेलरेट कर रहा है, इसका वैल्यू ही गिवन है हमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सिंपल है, इसका मैग्नीट्यूड रख लीजिए, साइन के लिए नहीं दिखाते हैं तो 4 इक्वल टू म्यू और जी का वैल्यू 10, तो म्यू का वैल्यू कितना जाएगा 0.4। तो ये चीज़ आपको समझना था, ये कि ए का वैल्यू क्या होता है जब भी हॉरिजॉन्टल सरफेस में कोई भागता है, या अभी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा कि जैसे हम चलते हैं तो आप देखते हैं ना, एथलीट लोग अगर स्पेशल टाइप के शूज़ पहनते हैं तो उनके शूज़ में ऐसा क्या होता है, उनका बनावट ऐसा रहता है कि उनको फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो अगर मान लीजिए कि अगर उनका शूज़ किसी का अजीब हो, या मतलब कि फ्लैटन हो, अगर वो चले तो क्या हो जाएंगे, फिसल के गिर सकते हैं, तो मतलब उतना वहाँ से फ्रिक्शन मिला नहीं, फ्रिक्शन नहीं मिला तो उतना एक्सेलरेट नहीं हुए। तो मतलब यही यहाँ से यही कह सकते हैं ना कि म्यू का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा वहाँ से हमें उतना एक्सेलरेट करने को मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ऐसा ए इक्वल टू म्यू जी रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक रहा ब्लॉक इज द प्रोजेक्टेड along a rough horizontal road with the 2a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहे हैं बच्चों कि ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड along a rough horizontal road with the speed of यहाँ पर कुछ है एरर 10 मीटर पर सेकेंड इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1। तो 10 मीटर पर सेकेंड से किया गया, तो हाउ फार विल द ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो यहाँ से एक ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया और ऐसे से जाकर फाइनली वो रेस्ट में आ जाएगा। तो u का वैल्यू है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज आवर कुछ 0.1 है। तो कह रहा कि हाउ फार विल ट्रैवल द बिकम कमिंग टू रेस्ट। तो थर्ड इक्वेशन लगाएं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, रिटार्डेशन ही चल रहा होगा 2s, तो फाइनली 0, u का स्क्वायर 100, 2 एक्सेलरेशन अभी बताया था कितना होता था म्यू जी, नहीं तो आप चलिए म्यू जी रख लेते हैं, और s का वैल्यू निकालना है, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर उसको उसमें अगर देखें नोटेशन में भी, तो u स्क्वायर ओवर 2a। तो u स्क्वायर, जिनको फार्मूला याद रखना है तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन मैं फार्मूला याद रखने के लिए नहीं बोलता हूँ, तो इसीलिए आप इसको सॉल्व भी कर दीजिए। तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 इंटू 2, म्यू का वैल्यू इज 0.1, 10 इक्वल टू 50 मीटर चलेगा और उसके बाद रुक जाएगा।
ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर 50 मीटर चलेगा। तो इसमें भी आपने देखा कि सी एक्सेलरेशन का यूज़ हो रहा था, ए इक्वल टू म्यू जी का, आपका फ्लैटन सरफेस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भाग रहा था, इस चलते ऐसा होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, कुछ लाइट वगैरह कम है क्या? इस लाइटिंग, ठीक है, लाइटिंग कुछ कम लग रहा था तो उसको थोड़ा बढ़ाया गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कि a block of mass 3 kg is on the horizontal table. If the static friction is coefficient is mu, find a frictional force acting on the block. तो अभी क्या होगा? हाँ, ये भी क्वेश्चन बड़ा मतलब बेसिक का है समझने के लिए कि इसमें क्या कह रहा है कि कोई, मैं जैसे चुपचाप यहाँ पर खड़ा रहूँ तो मेरा वेट जितना लग रहा होगा, मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, केवल खड़ा हूँ, तो हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फ्रिक्शन विल एक्ट बिटवीन द योर पाम और लेग विद द फ्लोर, तो कहेंगे 0, शून्य। मैं वो चलूंगा तब तो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होगा। तो वैसे ही है कि कोई मान लीजिए कि यहाँ पर एक आपका ब्लॉक है मास m, तो इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है और फ्रिक्शन लगने को तो कितना लगता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो बताया था मैक्सिमम होता है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, तो म्यू इंटू एम जी होगा। तो ये ऐसा आंसर मत दीजिएगा कि फ्रिक्शन कितना होगा, ये मैक्सिमम है, जब आप मूवमेंट होगा इसमें तब होगा। ये रेस्ट में है तो कोई रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, शून्य। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, और उसकी अंतिम और आखिरी इच्छा क्या होती है कि हम सबका मतलब कि अपोज करना मोशन का। यहाँ मोशन ही नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन की भी कोई इच्छा नहीं है, सो दैट इज वाई फ्रिक्शन विल हैव बीन 0। ठीक है, अब कह रहा कि ब्लॉक साइड ऑन डाउन द इंक्लाइंड सरफेस विद द इंक्लाइनेशन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट द कवर 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, फाइंड द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू। तो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो मतलब वो चल रहा होगा तब वो उसको रोक रहा है, या 8 मीटर में फर्स्ट 2 सेकेंड में चल रहा है। तो उसके लिए तो पहले तो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट कर लेते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा ये इंक्लाइन प्लेन अगर ऐसा हो रहा होगा इस तरह से, और यहाँ पर इसका एंगल थीटा है, और स्लाइड डाउन करके कुछ 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा ऐसा फर्स्ट 2 सेकेंड में, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो s इक्वल टू कितना होगा, इस रेट से चल रहा है हाफ AT², तो इसका 8 मीटर ए हो गया डिस्टेंस, और फर्स्ट 2 सेकेंड 2 इंटू ए इंटू t², 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा। तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। अब काइनेटिक फ्रिक्शन, अब इसका डायनेमिक्स समझते हैं। काइनेमेटिक्स तो समझ गए, डायनेमिक्स मतलब फोर्स लगा कैसे, क्यों लगा, क्या हुआ। तो आपको अभी इतना तो महारत इसमें हासिल हो गया होगा या सीखते सीखते, तो इस क्वेश्चन पे तो आपको टूट पड़ना चाहिए कि नॉर्मल फोर्स ऊपर mg कॉस थीटा इधर लगेगा, और इसको जो लेकर आ रहा होगा इज mg साइन थीटा, और फ्रिक्शन बोल रहा था नहीं मत जाओ ऐसा कुछ। तो इन दोनों का नेट फोर्स अगर निकालेंगे तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स इज m इंटू ए। तो वहाँ से आपको कुछ स्मेल आया कि यस इट विल बी कुक्ड, कि इसमें खाना पक जाएगा, और उसका मास गिवन है, कोई बात नहीं। तो mg साइन थीटा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू के, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहाँ से mg कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू m इंटू ए। m अपने घर चले गए, a का वैल्यू हमें 4 है, तो इस म्यू के को का कुकिंग कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। तो g साइन थीटा माइनस a इक्वल टू म्यू के अपॉन जी कॉस थीटा ऐसा आएगा क्या। अब इसको वैल्यू बता सकते हैं आप, 30 डिग्री है तो जी का वैल्यू कितना है 10 साइन 30 इस हाफ होता है, तो 10 इंटू हाफ कितना हो जाएगा 5, ए का वैल्यू कितना है 4, और यहाँ से जी कॉस थीटा तो √3/2, तो यहाँ से कितना हो गया 1/4, मतलब 5/4 मीन्स 1 नॉट 1/4, 5 minus 4 is 1 and g is 10, so 0.1 and √3/2 become your 0.86। √3 का वैल्यू होता है 1.73, if you divide by 2 तो 0.86,
अगर सोचो कि 0.1/1 होता तो आंसर क्या होता, 0.1, लेकिन 1 से कम है, फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो नंबर को बढ़ा देता है। तो 0.1 को डिवाइड करेंगे 0.86 से तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ 0.11 ऐसा। तो इसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 0.11। तो समझ में आया बच्चों, काइनेमेटिक्स प्लस डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स से हम इसको कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर था तो वहाँ से इसको निकाल लिया। तो ये सब मत सोचना कि जी इधर लगेगा क्या लगेगा, तो ए को सेपरेट कैलकुलेट कर दो और फिर ए का डायनेमिक्स में चलिए और उन दोनों को मिक्स कर दीजिए, जैसा कहता है फिर बता दीजिए, तो कॉन्सेप्ट कितना आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। इस विजिबल है ना, ठीक है, ये म्यू के है, ठीक है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा सपोज द ब्लॉक इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइन विद द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। ठीक है, हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 4 kg। ठीक है, तो इस केस में, हाँ पिछले वाले में मास नहीं दिया था, इस बार मास दिया हुआ है और 4 न्यूटन का फोर्स भी लगा रहा है डाउनवर्ड। तो इस बार क्या होगा, इस बार ऐसा है तो 4 न्यूटन का फोर्स भी लगा दिया, इसका मास m है, तो अपने वेट के चलते तो कम से कम ये ऐसे फोर्स लगेगा इस तरह से, mg साइन थीटा इस तरह से, और अपोज कुछ इसका ऐसा होगा फ्रिक्शन, ऐसा यही होगा। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें डिस्टेंस तो दिया नहीं, इस बार बोल दिया कि फर्स्ट 2 सेकंड में कितना चलेगा और मास उसका इतना 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो आइए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो 4 प्लस mg साइन थीटा, प्रीवियस क्वेश्चन बोला तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, mg साइन 30 डिग्री इस माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 4 kg है, तो 4a कर लेते हैं। तो फोर्स mg तो 4g इंटू 1/2 हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमें पता चल चुका है इसका कितना है 0.11, तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन से बोला है 0.11 इंटू 4g साइन 30 इज विल अगेन आपका 0.86 ले सकते हैं। मैं एक ही बार में सबको लिख दे रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स को अलग से नहीं लिख रहा हूँ, नॉर्मल फोर्स ऑफ कोर्स यहाँ से होगा। तो ये सब फ्री बॉडी डायग्राम अपना यहाँ से बनाना फटाफट जान जाइए। cos 30, तो नॉर्मल फोर्स आपका mg cos 30 और इसका फ्रिक्शनल फोर्स लिखेंगे तो म्यू इंटू, जो प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही कैलकुलेट किए थे, म्यू का वैल्यू 0.11, तो इसीलिए इस वैल्यू को यहाँ से ऐसा ले रहे हैं, इक्वल टू 4 है। तो पहले मुहूर्त में तो ये 4 4 और 4 और यहाँ पर 4 गया तो इसका 0 मत कर देना, 1 होगा बच्चों इसका। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो g इंटू 1/2, जी का वैल्यू 10 है तो 5 हो गया ये वाला पार्ट, और यहाँ से 1, तो 5 प्लस 1 बिकम योर 6, तो ये तो 6 तो हो ही गया कम से कम ये वाला, और यहाँ से 1.1 इंटू 86 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 कर लीजिए ऐसे, 14 और यहाँ से 9, तो पॉइंट कितने डेसिमल की प्लेस के बाद है, इज 0.86, हाँ 1.1 था ना, तो ये इतना छोटा क्यों आ रहा है, बिकॉज जी यहाँ से मल्टीप्लाई, तो 1.1 8.6, तो 0.946 हो गया। तो यहाँ से जब करेंगे 6 माइनस 0.946, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कुछ आपका 5.0 कितना 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। तो खैर आप 5.5 से भी 5.054 है, तो आप ए का वैल्यू ऑलमोस्ट ले लीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एस सी वर्मा के बुक में आपको आज़ादी रहता है राउंड ऑफ करने का, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही राउंड ऑफ करके सॉल्व किया है, तो इसलिए हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन है तो फिर देर किस बात की करें, इनको हटा लेते हैं कैलकुलेशन भाई साहब को। तो हमसे पूछा है कि फर्स्ट 2 सेकंड में कितना मूव करेगा, सो एस इक्वल टू कितना होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0 प्लस हाफ ए
का वैल्यू 5 ले लीजिए और टाइम इज 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना मूव करेगा, कुछ 10 मीटर। ठीक है, तो इस पार्ट का तो आंसर ये था कि 2 सेकेंड में कितना मूव करेगा, कुछ 5 मीटर पर 10 मीटर। अच्छा, इसी का पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो बोला था कि 2 सेकेंड में वो जा रहा है 8 मीटर, तो वहाँ का कुछ और एक्सेलरेशन था तो कम था, फोर्स लगा दिया तो और वो बढ़ गया, इसका यही मतलब है। ठीक है, अब आ जाइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसको राइट डाउन कर लो बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन, सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2। तो ये हमारा एज यूजुअल क्वेश्चन है, इस पर तो आपको टूट पड़ना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसमें कह क्या रहा है कि 30 डिग्री कि ओके यहाँ से मास m है और इसको कितना F से पुल करे, ऐसा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड कितना आपको करेगा, तो उसको किससे लड़ाई करना है, इस फोर्स को जब उसको खींच रहा होगा तो रफ है तो एक तो फ्रिक्शन फोर्स से कर रहा होगा और दूसरा इसका खुद का वेट का, तो वेट का कौन सा कंपोनेंट, mg साइन थीटा। अब तक तो आप बूढ़े हो चुके होंगे इस कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि तो वर्षों से जानते हैं। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस mg साइन थीटा, क्यों बच्चों, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू mg कॉस थीटा, और यहाँ से mg साइन थीटा ऐसा आप कर लीजिए। तो इसको अभी क्या करना, इसमें एक ट्विस्ट है, अलग अलग सॉल्व करना, कॉमन मत लेना, तो उससे आपको बी वाला पार्ट खटा ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि उसमें माइनस ही करना है ना, डाउन द इंक्लाइन करेंगे तो जब नीचे की तरफ आएगा तो एफ ऊपर की तरफ लगने लगेगा, ए वाला स्मॉल एफ। जब अप द बोला है, अप द इंक्लाइन कितना आपको लगाना है पैरेलल टू इट, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन नीचे, और mg साइन थीटा तो ऑलवेज नीचे, चीरकाल से ही ये लगते रहता है mg साइन थीटा। चीरकाल समझते हैं, मतलब कि जब से सृष्टि बना होगा अगर इंक्लाइन प्लेन होगा तो mg साइन थीटा विल बी द ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए बोला चीरकाल से लग रहा होगा। तो खैर इसका म्यू mg कॉस थीटा का वैल्यू, म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 0.2 और mg का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, इस 2 kg, तो 20 हो गया, और कॉस थीटा का वैल्यू 0.86 में से कॉस 30 √3/2 0.86 ले लिया, और mg को तो आप पहचानते हैं, mg इज 0.20 और साइन 30 इज हाफ, तो यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो इसको कर सकते हैं, इसको आप 4 इसको मिला लीजिए कि 20 इंटू 0.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 86 अगर करने आता है आपको तो 6 4 जा 24 और 8 4 जा 32 और प्लस 2 तो कितना हो गया 34, तो 3.44 ऐसा लगेगा प्लस 5, तो इसमें आप देखेंगे कि 8.44 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, और कुछ उसमें कर 8 न्यूटन के बारे में ऐसा आंसर दे रखा है। मैं आंसर अगर इसको चेक करके आपको बताऊं तो mg साइन 30, अच्छा वहाँ पर ठीक है, उसमें आंसर में मैं जो देख रहा हूँ तो 13 न्यूटन है। अच्छा हुआ कि आंसर देख लिया, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन एरर मिल सकता है, मतलब है यहाँ पर वो क्या है कि mg को मैंने 10 ले लिया, या g का वैल्यू 10 ले लिया, साइन 30 ले लिया, मास मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो 5 इंटू 2 होगा 10, तो 5 इंटू 2 10 होगा, तो 10 प्लस 13.4, तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, आंसर जरूर चेक करो, उससे क्या होगा कि एक तो कॉन्फिडेंस तो आपको आता ही आता है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आंसर चेक करने से जब आंसर आता है तो आपका कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट हो जाता है कि हाँ मैंने सीखा, वो मतलब उस बात का प्रूफ है, और कुछ मिस्टेक अगर होता है तो हमें अलर्ट करते रहता है, तो दोनों काम होते रहता है। तो 10 प्लस 3.44 इज 13.44, तो इसी को राउंड ऑफ करके 13 न्यूटन ऐसा बोल रखा है, तो इसका आंसर है 13 न्यूटन। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था कि डाउन द इंक्लाइन प्लेन में अगर होगा तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन, अगर इसका दूसरा सिचुएशन अगर देखें कि अगर एफ अगर ऐसे लग रहा होगा, इसी को ऊपर बना लेते हैं, एफ ऐसे लग रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा इधर, और mg साइन थीटा तो आपको बताया ही था कि चीरकाल से ऐसा लग ही रहा है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करूंगा मैं,
मतलब डेटा है एज इट इज उठाऊंगा। तो इसमें क्या होगा कि F प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो F इक्वल टू F माइनस एम जी साइन थीटा, यही होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों का कि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है, ज़्यादा है ना, ये कम है। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना आया था 3.44, तो यहाँ पर जब आप रखेंगे 3.44 और एम जी साइन थीटा का वैल्यू कितना आया था, जो गड़बड़ किया था 5 इंटू 2 10, तो कुछ निगेटिव में वैल्यू हो जाएगा। तो निगेटिव में वैल्यू होने का मतलब क्या है कि फोर्स तो निगेटिव में, हमसे पूछा कितना लगाओगे, अगर नहीं भी लगाओगे तो भी वो नीचे आएगा, यही मतलब हुआ ना इसका। निगेटिव में आने का मतलब कि यहाँ पर अगर छोड़ दे तो एम जी साइन थीटा इज, आप ऐसा कोई फोर्स मत लगाओ। एम जी साइन थीटा का वैल्यू देखिए कितना है 10, तो 10 से तो नीचे आ रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना है 3.44, तो एम जी साइन थीटा इज एनफ टू पुल डाउन टू द ब्लॉक विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, एम जी साइन थीटा ही कर देगा। तो इसका आंसर जो पूछा था कि डाउन द इंक्लाइन के लिए कितना करें, जैसे अप द इंक्लाइन के लिए तो हमने 13 न्यूटन निकाला था, तो डाउन द इंक्लाइन के लिए बच्चों इज 0 तो इस पार्ट का आंसर है 0। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट, अच्छा उसको लिखना था, लिख लीजिए। ठीक है, वो चल तो रहा है। कह रहा है कि इसमें कि रिपीट द पार्ट ए द प्रॉब्लम 6 इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजेंटली नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन। अच्छा, क्या बोला बच्चों कि इसमें इस तरह का है और जो आपका ब्लॉक है ऐसा, तो इस बार इसमें हॉरिजेंटल फोर्स ऐसे लगा रहा है F। ये अभी क्या था, ऊपर की तरफ लगाया था, तो उस केस में कि रिपीट द प्रॉब्लम में प्रॉब्लम 6 इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजेंटली, तो उसमें जो, तो तब हमें कितने की जरूरत पड़ेगा, तो उसको अप द प्लेन और डाउन द प्लेन जाने के लिए। तो ठीक है, अगर F ऐसा है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, इसमें एम जी साइन थीटा ये तो लगेगा ही लगेगा। F का अगर इसको नॉर्मल फोर्स से देखिए, नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा और यहाँ से एम जी कॉस थीटा इधर लगेगा, ये तो दो डायरेक्ट फोर्स है। एक फोर्स हमें फ्रिक्शन फोर्स के लिए जाएंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ से एंगल ये थीटा था, तो ये वाला फिर थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यही होगा। तो नहीं, ये थीटा से ही काम चल जा रहा है, तो इसका ये F का जो अलोंग द कितना होगा, अब इसको कितने से पुल कर रहा होगा, F कॉस थीटा, उसको आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं और फ्रिक्शन फोर्स रिमेन ऐसा लगेगा, ऐसा डाउनवर्ड F नीचे की तरफ। अच्छा, एक बार तो इसका F कॉस थीटा तो ऐसे लगा, और दूसरा क्या हो रहा होगा, नॉर्मल फोर्स के अगेंस्ट F साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर नॉर्मल फोर्स हिल गया होगा इसका, कैसे नॉर्मल फोर्स हिल गया होगा कि n माइनस एफ साइन थीटा, यही होगा ना, n माइनस एफ साइन थीटा, और इधर एम जी कॉस थीटा है ये। दूसरी भाषा में बोला जाए तो n इक्वल टू कितना होगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ऐसा n इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ये नॉर्मल फोर्स होगा। तो इस नॉर्मल फोर्स को चलिए, ये तो इसका काम हो गया, n इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो हाँ, नॉर्मल फोर्स डिस्टर्ब हुआ ना, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी क्या होगा कि उसको मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ से लिख लें एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स इज दैट मच, इज एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ऐसा। तो हमें F लेकर आना है, तो F पहले लेकर आ जाएगा, F यहीं पर है, तो F अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, कॉस थीटा, इसको लेकर आ जाइए इधर म्यू साइन थीटा,
ये वाला टर्म m और f से इधर होगा तो म्यू इधर आएगा। यहाँ पर क्या बचा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, ऐसा क्या होगा। ठीक है, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन दिस थिंग कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इस तरह का आ जाएगा। तो बस आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर घर आपको लेकर जाना है। तो mg का वैल्यू शायद उसमें 4 kg था, क्या था, 2 kg था। ठीक है, तो mg का वैल्यू अगर 220 है और म्यू का वैल्यू हमें 0.2 गिवन है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें देखिएगा बच्चों कैलकुलेशन, और थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा क्योंकि पीछे तो 30 डिग्री ही लिए थे और जो वहाँ पर भूल गया था मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ से एम जी 20 इंटू 10 सॉरी 2 इंटू 10 इंटू हाफ साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कितना हो गया 10। म्यू का वैल्यू 0.2, तो एम जी 20 इंटू 0.2 इज़ 4। ऐसा, और कॉस थीटा का वैल्यू 0.86 माइनस जीरो, म्यू का वैल्यू 0.2 इंटू 0.5, क्योंकि साइन 30 इज द 0.5 तो 0.2 है, तो 0.2 इंटू 0.5 कितना हो गया 0.1, तो 0.86, तो यहाँ से कितना हो गया 0.76। और यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है इन लोग का घन चक्कर, 6 4 जा 24 इज 2, मतलब 4 तो 2 कैरी, 8 4 जा 32 और 34 3.44। अच्छा, वो तो वही वाला डेटा है, तो इसको तो डायरेक्टली मुझे ले ही लेना चाहिए था। अच्छा, इसके लिए तो 13 हमें डायरेक्ट इसको बोले थे, ये वाला कैलकुलेशन तो कैलकुलेट करके लाया ही था फर्स्ट पार्ट में। इस 13 पॉइंट कुछ 44 अभी एग्जैक्ट ले लीजिए, तो जो उसका आंसर आएगा वही हमें फोर्स लगाना होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे 13.44, तो मैं यहाँ से इसका आंसर बता दे रहा हूँ, तो वही आएगा कुछ 17.5 न्यूटन, और उससे ज़्यादा ही आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा 17.5 न्यूटन, ये चीज़ जिनको नहीं दिख रहा होगा, मान लो कि वहाँ पर वो लगा लेंगे वाटर मार्क, तो F इक्वल टू 17.5 न्यूटन। सबके हाथों में फ़ोन है, जो वीडियो देख रहे होंगे पॉज करिए, जाकर कैलकुलेटर चेक करिए, तो कुछ एक्टिविटी करेंगे तो आपको भी समझ में मतलब कि सब आ रहा होगा, आएगा, तो थोड़ा राउंड ऑफ वगैरह होगा तो उसमें देख लेना। तो F का वैल्यू 17.5 मीटर। तो बच्चों समझ में आया क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको बेसिक से जितने भी इसमें जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ता होगा, या मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है सभी का एक बार ब्रशअप वहाँ पर मिल गया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए एस सी वर्मा क्वेश्चन का जो बुक है, जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक है। अगर आप इसको रीड कर पा रहे हैं, आपका दिमाग इसको रीड कर पा रहा है, तो कैसे भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी रीड कर पाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि इन द चिल्ड्रन पार्क इन द इंक्लाइन प्लेन इज कंस्ट्रक्टेड with an angle of incline 45 degree in the middle part. Find acceleration of the boy sliding on it with the friction coefficient of the cloth and y is 0.6. 0.6. Mu का वैल्यू इज 0.6 एंड g is 10। तो हमसे क्या पूछ रहा, फाइंड एक्सेलरेशन। तो अभी अभी हमने बहुत सारा ऐसा किया कि जब बच्चा अगर नीचे इस तरफ से अगर आ रहा होगा तो इसको कौन लेकर आ रहा होगा, एम जी साइन थीटा। थोड़ा हम अच्छा इंक्लाइन प्लेन बना लें, एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स इधर, तो नेट फोर्स क्या लग रहा होगा एम में, और इसका दोनों का डिफरेंस इज एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। बच्चों यही होगा, एम से एम अपने घर चले गए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया जी साइन थीटा, उसमें एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो 10 इंटू 1/√2 माइनस म्यू का वैल्यू 0.6 है इंटू 10/√2। तो यहाँ से 10/√2 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा
10/√2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.6 ऐसा, तो 1 माइनस 0.6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4। तो आगे की कहानी इधर लिख दे रहा हूँ, 10/√2 इंटू 0.4, तो 10 इंटू 0.4 कितना हो गया 4/√2। तो पॉइंट 6, तो ठीक है, तो 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 2√2, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा होगा। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर है। तो इसमें बहुत बेसिक चीज़ का हमें ज्ञान लिया था, पूछा जा रहा था हमसे कि mg sin थीटा माइनस म्यू mg, मतलब इसका कितना होगा, नेट फोर्स इतना होगा, और यहाँ से इसका वैल्यू हमने बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग डाउन एंड द इंक्लाइन एंड मूव द हाफ द मीटर इन द हाफ सेकेंड। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, काइनेमेटिक्स प्लस डायनेमिक्स। इसमें पहले बात तो क्या करा कि मूव्स हाफ मीटर इन द हाफ सेकेंड, तो चलो भाई एक्सेलरेशन वगैरह कुछ हमें पता चल जाएगा कि अगर हाफ मीटर चल रहा है और रेस्ट से चल रहा है तो a इंटू 1/2² यही कुछ होगा क्या। तो इसको अगर करेंगे तो 1/2 इक्वल टू a/8 होगा, है ना, 2 2 जा 4 और 8, तो a का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक आना आसान है। तो फिर कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक द मूव इन द नेक्स्ट हाफ मीटर। अच्छा, तो अब उसको नेक्स्ट हाफ मीटर में चलने में कितना समय लगेगा, तो हम ऐसा मान लेते हैं ऐसा कि अगर नेक्स्ट हाफ मीटर में टोटल 1 मीटर पहले हाफ मीटर में चला होगा, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि 1 मीटर चलने में इसको कितना समय लगा होगा टोटल। तो 1 है, अब एक्सेलरेशन तो हमें पता चल गया 0 प्लस हाफ 4 इंटू टी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 1/2, तो टी का वैल्यू कितना आ गया 1/√2, और 1/√2 बोल का मतलब समझते हैं 0.707 ऐसा। तो टी का वैल्यू यहाँ से अगर देखा जाए, इसको 1 मीटर चलने में कितना लगा होगा 0.707, 1 मीटर चलने में, और आधा मीटर चलने में कितना लग रहा है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर चलने में कितना लग रहा है 0.5 सेकेंड, तो हाफ मीटर चलने में 0.5 सेकेंड, तो नेक्स्ट हाफ में कितना हो जाएगा टोटल कितना है 0.707, तो 0.207, तो 0.2 सेकेंड उसको लगेगा नेक्स्ट हाफ मीटर ट्रेवल करने में। समझ में आया मैंने क्या किया कि हाफ मीटर में कितना जा रहा है हाफ मीटर, तो वहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करके लेकर आ गए। कह रहा कि नेक्स्ट हाफ मीटर में कितना समय लगेगा, तो हमने क्या किया कि आधा मीटर इधर का है, तो पूरा 1 मीटर चलने में कितना लगा होगा, क्योंकि फिर वहाँ के उसका वेलोसिटी निकालो वगैरह वगैरह सब करो, तो सब काम हमने नहीं किया। उसके जगह पर मैंने क्या किया कि उसको एज अ होल वही मान लिया। तो u इक्वल टू 0 तो था ही, फिर से उसका एक काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाया 1/1 इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमें इस पहले पार्ट से मिल गया था, तो 1/2 4 इंटू टी स्क्वायर, टी चाहिए, तो t का वैल्यू निकल कर आया 0.707, t इक्वल टू 1/√2 का वैल्यू 0.707, तो 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है 0.707 सेकंड में, हाफ मीटर ट्रेवल कर रहा है 0.5 सेकंड में, तो नेक्स्ट हाफ मीटर कितना होगा माइनस कर लीजिए, तो आंसर घर ले जाइए, और आंसर वो क्या देकर जाएगा 0.207, और इनका राउंड ऑफ करा जाए तो टाइम कितना लगेगा नेक्स्ट इज 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो ये तो इसका 9th पार्ट का इसका था। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स exerted by the body on the other is called angle of friction, so that if the lambda be the angle of friction and mu the coefficient of static friction। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा वो लिखने में गड़बड़ी हो गया है, इनको लैम्डा बोलना चाह रहे हैं, लैम्डा कि सो दैट लैम्डा बी
so that the lambda be the angle of friction and mu is the coefficient of static friction. तो the angle between the resultant force and the normal force exerted by the body on the other is called angle of friction. ठीक है, आपको पता ही है. So that lambda is the angle of friction है. ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरह का बच्चों, जैसे यहाँ पर ये थीटा था ना, थीटा के जगह पे लैम्डा कर लीजिए. तो किसी एंगल पे हो रहा है, द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड लैम्डा. तो ठीक है, तो आपको यहाँ से मतलब कुछ इंक्लाइन टाइप का वो चीज़ें है. तो m है यहाँ से, तो यहाँ से हम अगर एंगल ऑफ रिपोज की जगह पे जानते थे ना, क्या होता था कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा. तो इस केस में tan लैम्डा इक्वल टू म्यू. तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू. तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता, इसमें इंक्लाइन का नाम तो लिया नहीं है. तो उसके लिए क्या है बच्चों कि mg यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है क्या, ऐसे आपने देखा था ना एकदम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज जो स्टार्ट किया था, उसमें क्या था, इंक्लाइन प्लेन पे कांटेक्ट फोर्स क्या लग रहा था, तो उसको मान लिया mg. इस तरह का नॉर्मल फोर्स इसमें ऐसे लगता ही है. तो उसमें ये बात हुआ. तो हम कैसे भी रख सकते हैं, और उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है इज द वही लैम्डा के इक्वल है. तो मतलब यहाँ से अगर ये लैम्डा आपका ऐसा लग रहा होगा, mg sin थीटा इधर लग रहा होगा, तो सब कुछ क्वेश्चन का मतलब जो एक तरह से क्या कहते हैं, सार जो है, या मतलब कि एसेंस जो है, ये यही चीज़ पर बात कर रहा है कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा और म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा. तो म्यू इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू जो एंगल उसका होगा इस तरह का होगा. नहीं तो आपको अगर बनाना है तब भी वहाँ से भी बना सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स सपोज मान लीजिए कि ऐसे लग रहा है और रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है और उसको कुछ लैम्डा बोल रखा है, उसको फिर से ब्रेक करिए, तब भी आपको वो चीज़ आपको इतना ही मिलेगा. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ, ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कंसिडर द सिचुएशन इन द ब्लॉक, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द 0.5 kg. ठीक है, द स्ट्रिंग, द टेंशन इन द कनेक्टेड स्ट्रिंग, इन दोनों के बीच में, क्योंकि उसमें देखेंगे आप कि यहाँ से यहाँ तक का एक स्ट्रिंग है और यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग स्ट्रिंग है. तो आपको बताया था कि जैसे ही स्ट्रिंग बदलता है टेंशन भी बदल जाता है. तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है, तो उसके चलते होगा. तो इस वाले फर्स्ट वाले के लिए ऐसे क्वेश्चन में तो फिर से मैं बोलूँगा कि आपको टूट पढ़ना चाहिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि 0.5 kg है, तो इसमें 0.5 g, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और यहाँ पर T1 है ये चीज़. ठीक, इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस 1 kg वाले के लिए देखेंगे तो इसको कौन पुल कर रहा होगा, T1, कौन पीछे की तरफ छोड़ रहा होगा, T2, और एक यहाँ पर रफ है तो फ्रिक्शन इसका कह लीजिए F1 पहले वाले ब्लॉक के लिए. दूसरे वाले को, अगर दूसरा वाला 1 kg ब्लॉक है, इसको यहाँ पर बना देते हूँ, तो इसको कौन लेकर जा रहा होगा, T2, और इसका फिर से फ्रिक्शन इज F2 इस तरह का होगा. इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर है. ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 1 kg वाले का वहाँ पर तो सामने है ही है, और 0.5 kg वाले का बनाया है. तो मानते हैं कि मोशन नीचे की तरफ आ रहा होगा, ऐसे चल रहा है ए. तो यहाँ से कितना क्या इक्वेशन लिखें, 5 माइनस T1 इक्वल टू नेट फोर्स 0.5 है, और ऊपर वाले का फर्स्ट जो राइट में है 1 kg वाले का, तो T1 उसको पुल कर रहा होगा इधर से, T2 उसको अपोज कर रहा होगा, और फ्रिक्शन F1 अपोज कर रहा होगा, नेट फोर्स 1A. तो ये लिख लिया. सेकंड वाला जो सबसे इधर है, तो इसके लिए अगर यहाँ से ले T2 माइनस F2 इक्वल टू अगेन ए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए. तो इतने अच्छे से लिखा गया है कि ये लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, है ना. और A1 + 1 और 0.5, और यहाँ से 5 माइनस F1 माइनस F2 यही मिलेगा ना, इक्वल टू 2.5 है ऐसा. तो F1 का वैल्यू अगर देखें तो कितना आ जाएगा, mg नीचे, मतलब इसका नॉर्मल फोर्स ये भी बना देते हैं, किसी एक का निकाल लीजिए, दोनों में तो सेम ही है वो, इक्वल टू 10. तो फ्रिक्शनल फोर्स F1 हो या F2 हो,
क्योंकि म्यू म्यू दोनों का सेम है और मास दोनों का सेम है। तो 0.2 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल F1 F2 कितना हो गया 2 न्यूटन। तो 5 माइनस टू इक्वल टू 2.5 है। तो यहाँ से कितना हो गया 1 इक्वल टू 2.5 है। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 1/2.5। तो 1/2.5 का मतलब 5/2, तो मतलब ये 2/5 आ जाएगा। तो 2/5 का मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारा। कैलकुलेट द जो एक्सेलरेशन पूछा था ना इसका है। फिर करा कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो कहीं भी वैल्यू पुट कर ले जाइए घर आंसर इसका। तो मान लीजिए कि अगर पहले वाला बोला है कि 1 kg, तो 1 kg में कौन सा है T2, तो T2 आपको यहाँ मिलेंगे। तो T2 और F2 का वैल्यू कितना था 2 न्यूटन। F1 F2 दोनों आपस में इक्वल हैं। और ए का वैल्यू कितना है 0.4। ए का वैल्यू वही है ना अभी निकाले थे। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था ए पार्ट का। ये बी पार्ट का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं कि T2, तो यहाँ से T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 उधर जाकर 0.4 से हो जाएगा, तो 2.4 न्यूटन आ गया। अब बचा सी पार्ट का आंसर 0.5, तो ऊपर वाले में पुट कर दीजिए यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में। तो इसका वैल्यू अगर आप रखेंगे 0.5 इंटू 0.4, तो 0.5 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा बच्चे 20। तो 20 में अगर 2 डेसिमल का अगर प्लेस लगाएं तो 0.2 हो जाएगा। तो 5 माइनस 0.2 मतलब इसका वैल्यू 0.2 हो गया, और इधर से इधर आया तो T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.8 न्यूटन। ठीक है, तो इसमें हमने पुट कर दिया। इंपॉर्टेंट ये था ए पार्ट, बाकी तो गेटिंग पुटिंग था, उसका टेस्ट नहीं है कि आपने मतलब इक्वेशन कैसे लिखा, फोर्स कौन कौन से आ रहे हैं। एक्सेलरेशन एक बार आ गया तो फिर उसके बाद तो खाना पूर्ति है। आप उसमें इक्वेशन जो हमने डिराइव करके लेकर आए हैं जो वैल्यू, उसमें आप वैल्यू पुट करते जाइए और आंसर घर अपने लेते जाइए। मतलब आंसर मतलब क्वेश्चन को आपने मसल के रख दिया, इस तरह का कुछ रहना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तो ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पर है और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। द टेंशन द स्ट्रिंग ऑफ द फिगर इज 16 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट एट द टू कॉन्टैक्ट। तो आइए इसको भी कर लिया जाए। ये 4 kg का है, लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसको मूव करा रहा होगा कौन 4g sin 30, ऐसा टेंशन हमें दे ही रखा है यहाँ का 16 न्यूटन, और इस पर अपोज ऐसा होगा फ्रिक्शन F, ऐसा बताइए बच्चों, यही होगा। नॉर्मल फोर्स की जहाँ तक सवाल है तो ये n इधर लगेगा और यहाँ से 4g cos 30 ये होगा। तो इसमें 4g sin 30 का वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना हो गया 40 इंटू sin 30 हाफ 20, तो 20 माइनस 16, ये 16 टेंशन इधर का है, और फ्रिक्शनल फोर्स म्यू का वैल्यू हमें निकालना है तो म्यू म्यू कर देते हैं, म्यू 2 कह देते हैं इनको। और नॉर्मल फोर्स इक्वल टू 40 इंटू 20√3 एक तरह से 20√3, और इक्वल टू ये तो इनका नेट हुआ, मतलब 20 इधर की तरफ है 16 इधर की तरफ है और म्यू का वैल्यू इधर की तरफ है। तो नेट फोर्स कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 4 इंटू 0.5 कर लेंगे क्या, तो कितना हो गया यहाँ से 2 हो गया, और यहाँ से 20 माइनस 16 बाकी तो फिर वो कहानी है कि कैलकुलेशन में आप कितना एक्सपर्ट हैं उससे आपका आंसर आएगा। कहीं सर यही तो नहीं है, तो ये नहीं है तो इसको करिए। जितना आप देखो क्या होता है कि आप जैसे कि मान लीजिए कि फिजिकल केमिस्ट्री भी करते होंगे तो वहाँ भी बोरिंग कैलकुलेशन होता है। कॉन्सेप्ट तो नाम मात्रा क्या है, कि इसमें ऐसे हुआ कि बोरिंग कैलकुलेशन आ जाता है तो क्या होता है, तो उसके लिए ट्रिक ये रहता है बच्चों कि कैलकुलेटर से यूज़ करके आप उसको आंसर ला दीजिए। जब आप आंसर लाते हैं तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसमें क्या होगा कि आप जो मतलब कि कॉन्सेप्ट सीखे हैं, मतलब जो अप्लाई किए हैं उसके अंदर, तो आप कहें कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मेरा अपना हो गया। तो आंसर लाने के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि मत रुकिए, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा कैलकुलेटर यूज़ करो। आप आंसर लाने के लिए स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में ऐसा करिए, सेकंड टाइम में खुद से करिए, थर्ड टाइम में फिर आप देखेंगे कि अपने आप होने लग रहा है। तो खैर 20 माइनस 16 इक्वल टू म्यू 2 इंटू 20√3 इक्वल टू 2। तो उसको इधर से इधर भेज दीजिए थोड़ा, तो यहाँ से 4 माइनस 2 आएगा 2 हो जाएगा, और इधर सब ये सब परिवार चले गए लेकर म्यू 2। तो म्यू 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/20√3, तो यहाँ से कैंसिल हो गए।
तो कितना आ गया ये 0.1, तो फिर से वही कहानी हो गया कि √3 का वैल्यू है। अच्छा, इस बार √3 आ गया, कोई बात नहीं। तो 0 पॉइंट, तो आंसर आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो जो आंसर बुक में लिखा है तो आप उसको लेकर कर सकते हैं। तो इसको आप करेंगे तो कुछ आपका आंसर मिल जाएगा 0.√3 का, और नहीं तो आप एकदम कहे कि नहीं सर चाहिए ही चाहिए कुछ भी हो जाए, तो 0.1/√3 है, तो इसका सिखा दे रहा हूँ कि √3 ऐसे कर सकते हैं अपॉन 3 रेशनलाइजेशन करके, तो 0.1 1.73/3, तो 0. ये कितना हो गया 5, 3 जा 15 और 2 23, तो ऑलमोस्ट 8 बोल दीजिए। तो इसका करेंगे तो 0.059 होगा, तो राउंड ऑफ करने पे कितना आ जाएगा 0.06, और यही इसका आंसर होगा। तो इस पार्ट का तो आंसर बच्चों ये आ गया कि इसका μ2 का वैल्यू कितना है। अब देखिए कि इस वाले में μ1 का वैल्यू कितना होगा। अब इसको ट्रांसमिट वही टेंशन होगा, तो 16 न्यूटन इसको ऐसे खींच रहा होगा और फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तो इसके लिए तो आपको आसान मिलना चाहिए कि क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्लेन पर है, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया 20, तो 20 इंटू μ1, 20 इंटू μ1 फ्रिक्शनल फोर्स माइनस या प्लस ऐसे कर लेते हैं 16, बिकॉज क्यों, तो मैंने सोचा कि आमने सामने मोशन में नहीं करेगा, लेकिन मोशन में जा रहा है। 16 माइनस दिस 20 माइनस μ1, मतलब आप इक्वेशन क्या लिखोगे इसका डायनेमिक्स, 16 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 2 इंटू ए, यही ना। तो 16 माइनस 20 म्यू इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इसका है कितना 2 kg और एक्सेलरेशन कितना बताया बच्चों 0.5, तो 2 इंटू 0.5 बिकम 1, तो 20 μ1 इक्वल टू कितना हो गया ये 15, ये तो आसान निकला। μ1 इक्वल टू 15/20, 15/20 तो बच्चों को पता है 3/4, और 3/4 तो आप बचपन में समझ गए थे 0.75, तो ये इसका वैल्यू आया बच्चों। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे कल, मतलब या कल तो आपके लिए आता नहीं है, ये तो उस तरह का है कि जिस दिन आपने पढ़ना स्टार्ट किया तब आपका कल, या जब इससे वीडियो देखने गए, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और उस पूरे कोर्स को फिनिश करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो वॉच करते रहिए, और डाउट अगर आता है तो उसको आप मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसमें कुछ और कर सकते हैं क्या, या और कुछ इस तरह का क्वेश्चन बता सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली आपका हेल्प किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही।